दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम और एनडीआईएम से एमबीए कर चुके श्री कार्तिक वाधवा जी युवा उद्यमी के रूप में अपनी अलग और खास पहचान बना चुके हैं। मार्केटिंग और ऑपरेशंस में एक्सपर्टीज रखने वाले श्री कार्तिक वाधवा जी अपने परिश्रम और कर्तव्य निष्ठा के लिए प्रसिद्ध हैं। अपने 3 वर्षों के वर्क एक्सपीरियंस के साथ उन्होंने बिजनेस फील्ड में सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ है। डायमेंशन नेक्स्ट इन्फोकॉम में ऑपरेशन हैंडलिंग और चैंपियन नाम से अपने ब्रांड के आईटी प्रोडक्ट्स का ब्रांड प्रमोशन कर चुके श्री कार्तिक वाधवा जी ओईएम ब्रांडिंग और पर्सनल ब्रांडिंग में एक मार्केटिंग गुरु के रूप में प्रख्यात हैं। साथ ही वो आईटी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग और एनवायरमेंट कंसल्टेंसी में भी एक्सपर्टीज रखते हैं। डायमेंशन नेक्स्ट इन्फोकॉम के डायरेक्टर श्री कार्तिक वाधवा जी को समाधान ग्रुप और स्किल्ड एंटरप्रेन्योरशिप मिशन से जुड़ने के लिए धन्यवाद। अब मैं श्री वाधवा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्लीज अपना प्रेजेंटेशन शुरू कर सकें। सबसे पहले तो सर थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। बहुत आपने अच्छा बताया। एंड सो हम लोग जब मोबाइल या लैपटॉप चार्जर्स की बात करें तो मार्केट इसकी बहुत बड़ी है एंड डे बाय डे बढ़ती जा रही है। अगर हम एक कंपैरेटिव टॉपिक पे बात करें तो लैपटॉप चाहे हर एक व्यक्ति के पास नहीं होता है, बट मोबाइल तो आजकल एक क्या कई लोगों के पास एक एक इंसान के पास दो मोबाइल होते हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी आईटी एक्सेसरी है या चार्जर्स हैं, इसका तो स्कोप ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड आफ्टर द पैंडमिक, कोविड पैंडमिक, तो मोबाइल और लैपटॉप की रिक्वायरमेंट बढ़ गई। हेंस उसी से एज अ प्रोडक्ट ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो हम इसके बारे में बात करेंगे, इसके प्रोसेस को मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे ये बनती है, कैसे आप इसकी सोर्सिंग कर सकते हैं, कैसे प्रोडक्ट प्रोक्योरमेंट हो सकती है। तो हम आज इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे एंड लास्ट में आप लोगों के क्वेश्चंस लेंगे। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा अपने कंपनी के बारे में बताना चाहूँगा। डायमेंशन नेक्स्ट इन्फोकॉम इज 26 year old ब्रांड। हम लोग 26 years से आई बिन पार्ट ऑफ डायमेंशन नेक्स्ट फॉर द पास्ट 3 years। 26 years से we've been a major constituent for manufacturing of IT products and communication products, जैसे नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स हो गए। किसी भी हम ओईएम है। ओईएम होता है ब्रांड्स के लिए प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जैसे आप वो ले लीजिए, ब्रांड्स हमारे पास आते हैं, हम उनके लिए प्रोडक्ट प्रोक्योरमेंट करते हैं, सारे प्रोसेसेस करते हैं और उनको एक एंड प्रोडक्ट देते हैं जो मार्केट में सेल करते हैं। सो एज एन ओईएम हमारा जो मेन मिशन रहता है कि हम अपनी प्राइसिंग को कितना कम्पिटिटिव रख सकें और एक क्वालिटी ड्रिवन अप्रोच से चलें। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स इज समथिंग, अगर आपके पास क्वालिटी नहीं है तो आपको बिजनेस लॉन्ग रन में नहीं आएगा। सो वही हमारा मिशन रहा है। इस पे हम लोगों ने अपने स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बिल्ड करे हैं आईटी इंडस्ट्री में। देन हम एज अ ब्रांड एक विजन क्या देखते हैं, इफ वी टॉक अबाउट डायमेंशन नेक्स्ट ऑन अ नेशनल स्केल हमने काफ़ी अच्छा काम किया है। बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, जिनके लिए हम रेगुलरली बहुत सारे आईटी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। सो हमारा विजन ये है कि हम एक जो एक आत्मनिर्भर भारत का और जो मेक इन इंडिया स्कीम है उसके तहत हम लोग एक ईएमएस लीडर बने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। सो हमारे वाइड एरे ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, थोड़ा सा उनके बारे में बताना चाहूँगा आप लोगों को। सबसे पहले हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे पास एक अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें बस मल्टीपल असेंबली लाइंस हैं। इसमें हमारे पास काफ़ी सारी इक्विपमेंट है कि हम एक एक्सपोर्ट लेवल की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं फ्रॉम दी फैक्ट्री यूनिट जो हमारी ओखला में है। सो यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी प्रोडक्ट्स बनाए हैं। आज हम लोग वैसे मोबाइल चार्जर्स और लैपटॉप चार्जर्स की बात करेंगे, बट हम लोगों ने इन द पास्ट मोबाइल्स भी बनाए हैं, स्मार्ट वॉचेस भी बनाई हैं, और भी हमारे काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग यहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हैं। तो जो हमारा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा डेटा केबल्स के बारे में। डेटा केबल्स एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है हमारी लाइफ का, क्योंकि
चार्जर ऑल्दो हम लोग एक ही रखते हैं, बहुत लोग एक या दो चार्जर रखते हैं, बट डेटा केबल्स ऐसी हैं कि वो मल्टीपल होती हैं लोगों के पास, एक से नहीं चलता काम आपका। वो मल्टीपल होती हैं, मल्टीपल डिजाइन्स की होती हैं, एंड हर एक की प्रेफरेंस अलग अलग होती है डेटा केबल्स पे। तो डेटा केबल्स का बिजनेस भी एक बहुत अच्छा और हॉट बिजनेस है, क्योंकि इसमें भी आपके पास मोबाइल मोबाइल चार्जर से भी बड़ी मार्केट है इसकी। दूसरा जो आज का एक मेन कंपोनेंट है, दैट इज वॉल चार्जर्स। जो मोबाइल के वॉल चार्जर्स होते हैं, वो हमारा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का एक काफ़ी मेजर पार्ट है। देन मैं बात करना चाहूँगा ईयरफोन्स के बारे में। ईयरफोन्स एक ऐसी चीज़ है जो अब हमारे बढ़ती जा रही है यूसेज में, क्योंकि आफ्टर दी एक तो वैसे भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा म्यूजिक में इन्वॉल्व रहती है, एटलीस्ट इफ आई टॉक अबाउट माई जनरेशन। तो बट आफ्टर दी कोविड पैंडमिक इससे और ज़्यादा बढ़ गया ईयरफोन्स का यूसेज, क्योंकि जो उसका इम्प्लीकेशन और यूसेज आया वो टूवर्ड्स क्लासेस की तरफ भी आ गया, क्योंकि स्कूल्स ऑनलाइन हो गए। अब आप क्लासेस सुन रहे हैं अपनी, सो अगर आप उसको थोड़ा क्लियरली सुनना चाहते हैं, क्योंकि घरों में डिस्टरबेंस होती है अक्सर, तो उसमें ईयरफोन्स भी हमारी एक बहुत टॉप कैटेगरी है, जिसमें हम काफ़ी अच्छे स्किल मैन्युफैक्चर करते हैं। देन आई लाइक टू टॉक अबाउट पावर बैंक्स। पावर बैंक्स काफ़ी ज़्यादा एक हॉट इंडस्ट्री हुआ करती थी, जिसमें बीच में एक बड़ा अजीब सा स्लम्प आया था, जो बहुत लोग समझ नहीं पाए थे कि इसका स्लम्प एक्चुअली क्यों आया। बट जिस रीजन से ईयरफोन्स की ईयरफोन्स की मार्केट में डिमांड बढ़ी, उसी रीजन से पावर बैंक की डिमांड बहुत भारी स्तर पे घटी थी, क्योंकि कोविड पैंडेमिक से हमारे यहाँ पर ट्रैवल हिट हो गया। अब ट्रैवल हिट हुआ तो लोग अपने घरों में ही थे, ज्यादातर लोग घरों में ही थे, अनलेस एंड अनटिल आपको कोई इमरजेंसी है, जाना पड़ रहा है बाहर। तो आपके पास पावर बैंक का तो मेन यूसेज यही था ना, कि हम लोग उसको ट्रैवल में यूज कर लेते थे, कि ट्रैवल में अगर आपके फ़ोन की बैटरी कम है तो आप उसको ऑन द गो कैसे चार्ज कर सकते हैं। बट सिंस अब काफ़ी हद तक पैंडमिक सबसाइड हो चुका है, एंड अब ज़्यादा इश्यूज नहीं हैं इन टर्म्स ऑफ द पैंडमिक, और डब्ल्यू एच ओ ने भी आई थिंक कल परसों में अनाउंस किया है कि इट्स नॉट अ पैंडमिक एनीमोर, ये कोई महामारी नहीं है। तो अब धीरे धीरे ट्रैवल ट्रैवल भी अब काफ़ी हद तक ट्रैवल हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ने पिकअप किया है। तो पावर बैंक्स की भी डिमांड धीरे धीरे अब वापस दोबारा उस स्केल पे जा रही है कि इट कैन बी अ प्रॉफिटेबल बिजनेस नाउ। देन कार चार्जेस, जैसे कि मोबाइल है, गाड़ियों की डिमांड भी कोई कम नहीं हो रही है। आज से अगर हम लोग 15 या 20 साल पहले की बात करें, तो एक गाड़ी और एक मोबाइल फोन एक लग्जरी हुआ करता था, कि ये नहीं है तो काम कैसे चलेगा, स्पेशली अबाउट मोबाइल्स। बट अगर आज की डेट की बात करें तो मोबाइल्स एक नेसेसिटी, एक नीड बन चुके हैं। लोगों को तो सांस भी नहीं आती अगर उनके मोबाइल फोन चार्ज नहीं होता तो, कि सबसे पहले लोग उठते ही सबसे पहले अपना फोन चेक करते हैं। तो उसी तरीके से कार चार्जर्स की भी डिमांड ठीक ठाक बढ़ रही है, क्योंकि गाड़ियां बढ़ रही हैं, ऑन द गो भी गाड़ी में चार्ज करना है, तो कार चार्जर्स भी एक प्रॉफिटेबल बिजनेस के रूप में आया है सामने। देन नेक बैंड्स और ईयरफोन्स एक काफी इंटर रिलेटेड कैटेगरी है। द डिफरेंस बीइंग ईयरफोन्स एक वायर्ड कैटेगरी में आते हैं, मतलब आप उसको फोन में कनेक्ट करते हैं, कि हालांकि नेक बैंड्स वायरलेस कैटेगरी में आ गया, कि आपको कुछ बीच में कोई वायर ना फंसे आपके फोन में, आप आराम से कंफर्टेबली ऑन द गो सुन पाए। तो उसके लिए नेक बैंड की भी हमारी अच्छी खासी एक रेंज आती है, फ्रॉम डिफरेंट रेंजेस टू लो एंड टू हाई एंड। फिर देन हमारी जो मोबाइल चार्जर्स की रेंज है, ये एक्चुअली ये हमारी फ्लैगशिप रेंज है, तो बहुत ज़्यादा सेल होती है, इसलिए इसको हाईलाइट कर रखा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही केसिंग में आते हैं चार्जर्स। चार्जर के आप कम से कम नहीं तो अपने पास जितनी मर्जी आप वैरायटी रखिए कम रहती है, क्योंकि कोई भी ब्रांड आता है उसकी अलग डिमांड होती है, वो अलग विजन देखता है अपने प्रोडक्ट की। तो ये हमारे कुछ हाई सेलिंग केसिंग्स और चार्जर्स हैं। जैसे डुअल यूएसबी चार्जर 10 वोल्ट वाला, ये बहुत एक बेसिक चार्जर होता है,
जो पुराने चार्जर होते थे 5 वोल्ट 2 एम्पियर वाले, ये वो चार्जर है, बस डुअल आउटपुट में आते हैं। देन हमारा QC 20 वॉट, ये हालांकि अब थोड़ा सा पुराना हो चुका है, बट अभी भी 20 वॉट वाले बहुत सारे आते हैं प्रोडक्ट्स, इसमें 20 वॉट तक की चार्जिंग सपोर्ट होती है। जैसे वन प्लस का हो गया, वन प्लस का ये पुराना डिजाइन हुआ करता था जिसमें आज भी बहुत कंपैटिबल डिजाइन आते हैं और बहुत कंपैटिबल फोन जिससे चार्ज होते हैं, तो दिस इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट आज इज वेल। देन एक जो नई लाइन इंट्रोड्यूस हुई है 65 वॉट चार्जर्स की, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग आगे जाते जा रहे हैं, हमारी पेशेंस बहुत चीज़ों को लेके खत्म होती जा रही है, तो लोगों को चार्जिंग भी जल्दी चाहिए फोन की, क्योंकि सब लोग जल्दी जल्दी में हैं, सबको हर चीज़ जल्दी चाहिए। तो चार्जिंग टेक्नोलॉजी भी विद टाइम इस तरीके से डेवलप हुई, 65 वॉट चार्जर्स आए, जिसमें अब जो ये 65 वॉट वाला आप सामने देख रहे हैं, इसमें डुअल आउटपुट है, USB A and C। तो फिर अगले की बात करें तो ये PD है, दैट इज PD मीन्स पावर डिलीवरी। तो ये C टाइप का चार्जर है, विच इज ये काफ़ी एप्पल का एक काफ़ी फेमस डिज़ाइन है, जो अब काफ़ी सारे प्रोटोकॉल्स में आता है। प्रोटोकॉल से मेरा मतलब ये है कि जैसे आपने देखा होगा चार्जर्स पे ऐसे आता है, अलग अलग टाइप की फास्ट चार्जिंग होती है, वॉक, डैश, वूक, तो ये अलग अलग उसी प्रोटोकॉल्स में आते हैं। देन जो अब जो मैं जिन दो टॉप प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगा कि थोड़े हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि ये QC में आते हैं, QCPD में 65 वॉट में, जो बहुत ज़्यादा फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं, कि आपके फ़ोन को ये 0 to 50% चार्ज कर देंगे इन 20-25 मिनट्स। तो ये उसी की रेंज है, ये वाली C टाइप वाली रेंज है, और ये एक ट्रिपल आउटपुट वाली रेंज है। एट अ टाइम आप इससे 3 डिवाइसेस चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि सबके पास अब मल्टीपल डिवाइसेस हैं, तो ये एक हमारी रेंज है। देन थोड़ा सा बात करना चाहूँगा मैं अबाउट लैपटॉप चार्जर्स। इंफ्रा की बात हम आगे करेंगे बट बहुत लोगों को ये लगता है कि लैपटॉप चार्जर्स और मोबाइल चार्जर्स का इंफ्रा अलग होता है, कि उसको बनाने का तरीका अलग है, बट वो सिर्फ दिखने में अलग है, उनके अंदर की टेक्नोलॉजी काफ़ी हद तक सेम होती है। सो चार्जर्स जो एक बहुत जो चार्जर्स की मैंने फोटो आज सच डाली नहीं है, अगले पेज पे हैं, बट जो मेन डिज़ाइन जो जो मेन एक कॉन्फ़िगरेशन चार्जर्स की चलती है लैपटॉप में, वो 18 वॉट की है, 24 वॉट की है, 45 वॉट है, 65 वॉट है और 90 वॉट है। जो 45, 65 और 90 वॉट है, ये आजकल काफ़ी कमर्शियली वाइबल डिज़ाइन है, जिसमें आप बहुत सारे जो भी आप, अगर आपके यहाँ से कोई कॉर्पोरेट में होगा तो आप देखेंगे मोस्टली आपके जो कंपैटिबल चार्जर्स हैं वो C टाइप के आउटपुट वाले 65 और 90 वॉट के ही होते हैं। तो थोड़ा सा बात करना चाहूँगा इसके बाद में टूवर्ड्स द इंफ्रास्ट्रक्चर। लैपटॉप चार्जर्स के ये डिज़ाइंस हैं, जो हमारे पास डिज़ाइन अवेलेबल होते हैं, कि कैसे इसमें अलग अलग शेप्स हैं, देखिए आप। देन थोड़ा सा बात करना चाहूँगा मैं कंपोनेंट्स ऑफ मोबाइल चार्जर। अब जैसे आप ये देखिए, दिखने में ये सिर्फ एक ब्लैक कलर की प्लास्टिक की केसिंग लगती है, बट इसमें काफ़ी कुछ जाता है जो हम लोग नहीं देख पाते हैं। सो वही तो हम आज समझने आए हैं कि ये चीज़ बनती कैसे है। तो इसका जो बाहर का जो पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड द चार्जर कैबिनेट। ये कुछ नहीं, एक प्लास्टिक की केसिंग होती है, जिसमें बाकी के अंदर के प्रोडक्ट्स जाते हैं, इससे एक्चुअली ये फंक्शन करता है। देन थोड़ा सा बताना चाहूँगा मैं PCB के बारे में, जो होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। PCB को आप मान सकते हैं कि ये एक चार्जर का हार्ट होता है, कि इसके बिना तो कुछ चल ही नहीं सकता, इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता चार्जर में, क्योंकि इसी के ऊपर सारे के सारे जो भी आप देख रहे हैं नीचे PCB के ऊपर जो माउंटिंग हुई हुई है अलग अलग कंपोनेंट्स की, ये सब कुछ PCB पे ही होती है। PCB सिलिकेट और जर्मेनियम से बनता है, खैर वो एक अलग टॉपिक है। तो थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा उसके बाद जो डायोड्स होते हैं, डायोड्स हमारे हर जगह यूज होते हैं। डायोड्स बेसिकली सिर्फ एक जो मेन फंक्शन करते हैं, जैसे हमारे जो घरों में जो करंट आता है वो यूजुअली 220 वॉट का होता है,
बट जो हमारे फोन्स में जो चार्जिंग आउटपुट जाना होता है दैट इज समवेयर अराउंड 5 वॉट टू 12 वॉट के बीच में होता है। मेजरली इट इज 5 वॉट, 12 वॉट लैपटॉप्स का होता है। सो अब वो होता है ऑल्टरनेट करंट। ऑल्टरनेट करंट की बात करें तो वो ऑल्टरनेटिवली चार्ज बढ़ता है, जैसे करंट पास हुआ देन वो निकला, पास हुआ। बट अगर ये इस तरीके से हम ऑल्टरनेट करंट से चलेंगे तो हमारा तो फोन्स चार्ज ही नहीं होंगे। सो डायोड्स का काम ये होता है, वो ऑल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में ट्रांसफर करते हैं। जैसे डायरेक्ट करंट हो गया कि कांस्टेंट करंट आ रहा है एट अ लोअर वोल्टेज। देन आईसीज होते हैं हमारे पास, चिप्स होती हैं वो, जो मोबाइल चार्जर का एक बहुत वो भी एक मेजर कंपोनेंट होती है। देन वी टॉक अबाउट कैपेसिटर्स। अब कैपेसिटर्स को आप एक जैसे ये बॉटल की तरह मान लीजिए, ये तो खैर ये बॉटल खाली है। कैपेसिटर्स में आप जितना चार्ज जितनी उसमें जगह होती है, आप चार्ज देते जाएंगे, वो अपने अंदर चार्ज या करंट लेता रहेगा। बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट जब उसका चार्ज लेने की कैपेसिटी फुल हो जाएगी, जैसे जितना उसमें डीसी चार्ज आप देंगे, तो जब वो कैपेसिटी खत्म हो जाएगी तो वो एक ब्लॉकेज कर देगा। तो कैपेसिटर का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है कि शॉर्ट ना हो। जैसे कभी भी उसमें करंट ब्लॉक करना हो तो वो ब्लॉक कर सके, ताकि ब्लास्ट ना हो या कुछ टूटे ना। फिर उसके बाद लिक्विड फ्लक्स होता है, जिसपे ये सारे के सारे से ये सारे के सारे वो चिपकाए जाते हैं प्रोडक्ट्स। फिर मेटल पिन ये होती है, ये इसके ऊपर इसकी वेल्डिंग होती है, और ये लॉक वाले भी आते हैं, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे कि मेटल पिन्स कैसे लगती हैं। देन सोल्डर, हम सबको पता है क्या होता है। सोल्डर प्रोडक्ट को बाइंड करने के लिए होता है। मेटालिक पतला मेटल की होती है बॉन्डिंग, जिसको हाई टेम्परेचर पे उसको प्रोसेस को सोल्डरिंग कहते हैं। हाई टेम्परेचर पे उसको साथ में बाइंड किया जाता है। देन कनेक्टर्स, कनेक्टर इसको कहते हैं, जैसे मैं अभी आपके पास बात करूँ, दिस इज दी आईफोन कनेक्टर। ये जो आगे का जो फोन के अंदर आउटपुट जाता है, ये होता है मेल कनेक्टर। देन अगर मोबाइल चार्जर की बात करें तो ये इसके अंदर कनेक्टर जाता है, जैसे आप यहाँ पे भी देख पा रहे हैं या नीचे। तो दिस इज दी फीमेल कनेक्टर। ये भी एक कंपोनेंट है, बिकॉज अगर ये कनेक्टर ही नहीं लगेंगे तो आप उसको प्लग इन कहाँ पे करेंगे। देन थोड़ा सा आगे जाना चाहूँगा मैं टूवर्ड्स दी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब ये एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है, क्योंकि आपको इन प्रोसेसेस को डेप्थ में समझना होगा। जैसे सबसे पहले हम लोग कोई भी नॉट मैन्युफैक्चरिंग एक बार साइड रख के, अगर हम कोई भी प्रोसेस करते हैं तो हम उसकी पहले प्लानिंग करते हैं, उसका डिजाइन होता है। जैसे आपने अगर कुछ भी काम किया, आप उसका एक आउटले बनाते हैं, ब्लूप्रिंट बनाते हैं कि ये चीज ऐसे होनी चाहिए, इस चीज की प्लेसमेंट इस तरीके से होनी चाहिए। उसी तरीके से हमारा सर्किट डिजाइन होता है। ये जो मैंने आपको दिखाया, ये सर्किट डिजाइन का ही पार्ट होता है, जो लेफ्ट हैंड साइड में आप देख। सर्किट डिजाइन एक इंटीग्रल पार्ट है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि किस कंपोनेंट की प्लेसमेंट कहाँ पे है, और कैसे प्लेसमेंट है, कैसे हम एक पीसीबी पे प्लेसमेंट करते हैं कि वो कम से कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा हम कंपोनेंट्स फिट कर पाएँ, ताकि हमारा प्रोडक्ट एक बेटर क्वालिटी का बने। तो सर्किट डिज़ाइन होना, एक अच्छा सर्किट डिज़ाइन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक कैटलिस्ट एक्ट करता है। कैटलिस्ट मतलब आप उस तरीके से मानिए कि वो आपको अपने प्रोडक्ट को आगे, अगर किसी टेक्निकली साउंड बंदे को दिखाएंगे तो वो सीधा आपसे पहले आपका सर्किट डिजाइन मांगेगा, क्योंकि उसको बाहर से ज्यादा उसको अंदर अंदर देखना है कि ये प्रोडक्ट में इंटरनली क्या कॉन्फ़िगरेशन है, कि ये कितना दम है इस प्रोडक्ट में, कि ये क्या आउटपुट दे पाएगा। दूसरा, एक सैम्पल पीसीबी। अब आपने सर्किट डिजाइन तो कर लिया, अब आप ये एक आइडिया था सिर्फ। अब आप जब इस आइडिया को एक्चुअली मटेरियलाइज करेंगे, एक इसको शेप देंगे, तो एक एक सैम्पल पीसीबी बनेगा। दिस इज द सैम्पल पीसीबी जिसपे माउंटेड है प्रोडक्ट्स, कंपोनेंट्स। तो जब हम एक सैम्पल पीसीबी बना लेते हैं, तो उसके बाद वो आपने सैम्पल पीसीबी बना लिया, उस पर माउंटिंग कर ली। अब आप एक सबसे पहले उस पर एक मैनुअल इंस्पेक्शन कर सकते हैं
कि कोई भी कंपोनेंट लूज तो नहीं है, कोई भी कंपोनेंट आपको कुछ उसमें वेरिएशन तो नहीं दिख रही है सर्किट डिजाइन से, जो आप एक विजुअली देख के पता कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जो एक किसी भी मैन्युफैक्चरिंग में, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स, बट किसी भी मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्यूसी, दैट इज दी क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी चेक पॉइंट्स। क्यूसी मल्टीपल फेजेस में होता है। क्यूसी आप देखेंगे किसी भी इसमें, चाहे आप ऑटोमेशन में जाएंगे, ऑटोमोटिव में जाएंगे, जैसे गाड़ियां बनती हैं, तो उसमें भी मल्टीपल क्यूसी पॉइंट्स होते हैं। क्योंकि एंड ऑफ द डे अगर आप क्वालिटी नहीं डिलीवर कर पा रहे हैं तो वो प्रोडक्ट नहीं चलेगा मार्केट में। सो पीसीबी में क्वालिटी कंट्रोल इस तरीके से होता है कि आपने जब पीसीबी बना लिया, आप उसको एक बार विजुअली देख लेंगे, आप उसके कंपोनेंट्स की माउंटिंग देख लेंगे, कुछ लूज तो नहीं है, कुछ आउट ऑफ शेप तो नहीं है। देन उसके बाद उसमें से करंट पास किया जाता है थ्रू डीसी टेस्टर, थ्रू डीसी लोड टेस्टर। उसमें से डीसी लोड पास करा गया कि ठीक है, इसमें से करंट पास हो रहा है, जा रहा है कुछ, जिस हिसाब से हम लोगों ने सर्किट डिजाइन किया था और जो हमने डिजायर्ड आउटपुट चाहा था वो आउटपुट आ रहा नहीं आ रहा। लोड टेस्टिंग एक पहला क्यूसी होता है। फिर उसके बाद जब आपने इस पे अपनी रिगरस रिसर्च कर ली अपने पीसीबी पे और अपने क्यूसी टेस्टिंग पे कि ये ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, और अगर कुछ इश्यू है तो आप दोबारा पीछे जाएंगे अपने सर्किट डिजाइन इम्प्रूवमेंट पे। ये चीजें पहले ही कर लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जब आप बल्क प्रोडक्शन में जाएंगे और तब आपको गलतियां पता लगेंगी, तो एक तो कॉस्ट बढ़ेगी आपकी, दूसरा आपने अगर ऑर्डर ऑलरेडी उठा रखा है किसी से तो आपका वो डिलीवरी टाइम बढ़ेगा, उससे आपके रिलेशंस खराब होंगे। तो वही चीज़ है ना, अगर आपको प्रॉब्लम, कोई डिफेक्ट अपने प्रोडक्ट में ढूंढना है या अपनी कोई भी आपने रिगरस टेस्टिंग करनी है, तो पहले एक छोटे सैंपल पे अच्छे से टेस्टिंग कर लेनी चाहिए कि आपको उसमें जो भी फ्लॉज हैं या जो भी दिक्कतें हैं उस प्रोडक्ट में आपको ठीक से मिल जाए, ताकि आप उसको एक बहुत ही इनिशियल या फिर एक शुरू के स्टेज में ही ठीक कर लें, ताकि आगे जाके आपको प्रॉब्लम ना हो। फिर उसके बाद जो बॉम्ब बॉम्ब इज मटेरियल्स की पूरी लिस्ट होती है सर्किट में, वो फाइनलाइज करते हैं कि अच्छा हमें, जब हमने अपना सर्किट डिजाइन और पीसीबी फाइनल कर लिया कि अच्छा ठीक है ये हमारे प्रोडक्ट में दिक्कत थी, तो हम इसको ये इम्प्रूव कर लेते हैं उसमें। जैसे सपोजिटली आपने ट्रांसफॉर्मर किसी स्पेसिफिक रेटिंग का लगाया, बट वो आपको क्वालिटी नहीं सूट करी, तो आप वो ट्रांसफॉर्मर को इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर आप बल्क प्रोक्योरमेंट करते हैं सर्किट में, सर्किट की सारे मटेरियल्स को आप एक जगह करते हैं, आप बेयर पीसीबीज मंगाते हैं जो सिर्फ इस पे माउंटिंग नहीं हुई होती है। फिर प्रोसेस आता है एसएमटी का, दैट इज सरफेस माउंटिंग टेक्नोलॉजी एंड मैनुअल इंसर्शन। जैसे मैं आपको इसके बारे में बता रहा था, जैसे सबसे प्रोडक्ट्स माउंट हुए हैं, तो इसको करने के भी दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है थ्रू एसएमटी, मतलब एक मशीन होती है, उसमें आप पीसीबी को प्लेस करते हैं। एक छोटा सा रोबोटिक हैंड होता है, वो इसमें प्लेसमेंट करता है जो भी सारे के सारे कंपोनेंट्स होते हैं। और दूसरा होता है मैनुअल इंसर्शन। आज का अब पीसीबीज में हैंड लगाने वाले लॉक्स भी आते हैं कि आप सिर्फ माउंट करेंगे अपना कंपोनेंट्स को और वो मैनुअली लॉक हो जाएंगे। इन दोनों प्रोसेसेस के ही अपने अ, फायदे हैं और नुकसान। एसएमटी इक्विपमेंट लगाना प्रोसेस, जैसे बहुत एक्सपेंसिव मशीन्स कैन मशीनरी रहता है दैट कैन रन इनटू करोड्स। तो इसीलिए ये बाहर से कराना अच्छा रहता है। बहुत सारे आपको मिलेंगे लोग जो एसएमटी की लाइंस होती हैं जो आपको एसएमटी करके देंगे। फिर आपके पास जब आपका पीसीबी आ गया बन के, आपके पास अपना वेंडर से आपने प्रोक्योरमेंट कर ली। ये जो मैं आपको केसिंग की बात कर रहा था, ये जो केसिंग होती है बाहर की जो बॉडी होती है पॉलीमर की, आपने इसकी बल्क प्रोक्योरमेंट कर ली। तो उसके बाद आप मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हैं। जैसे आप इसको, जैसे ये खुला होता है तो इसमें पीसीबी की प्लेसमेंट होती है। अब पीसीबी प्लेसमेंट के बाद एक और क्वालिटी चेक पॉइंट आता है कि आपने किस तरीके से उसकी प्लेसमेंट करी है। ये भी कि आपने जो पीसीबी का डिजाइन था वो किस हिसाब से था कि वो इसमें जाके हिल तो नहीं रहा, क्योंकि जब आप इसको एक बार लॉक कर देंगे और वो हिल रहा होगा
तो वो प्रॉब्लम कर सकता है, इट कैन कॉज शॉर्ट सर्किट कई बार। तो अब इसके बाद आपने बल्क प्रोडक्शन में चले गए, आपने इसमें सारे प्रोडक्ट माउंटिंग कर ली, आपने जो इसके मेटल, ये जो कनेक्ट, जो ये पेन्स होती हैं मेटल की, इसमें आपने इंसर्ट कर लिया। अब इसके इंसर्शन के भी दो प्रोसेसेस होते हैं, एक होती है जो मैनुअल लॉकिंग वाली आती है इसमें भी, और दूसरा आते हैं जिसमें अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग होती है। अब जो मैनुअल वाले होते हैं वो तो बिल्कुल एक लॉक की तरह होते हैं, आप इसको ऐसे एक लॉक की, ऐसे एक स्क्रू ड्राइवर खुलता है वैसे ही उसकी तरह इसको खोल सकते हैं हाथ से। बट जो वेल्डिंग वाले होते हैं वो आप इस उसकी प्लेसमेंट करेंगे मेटल पेंस की इसके अंदर, फिर आप उसको एक अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग मशीन के थ्रू रखेंगे, और वो प्रेशर से अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग होती है और ये फिक्स हो जाते हैं उसके। देन जो हमारे यहाँ जो हम सबसे ज्यादा एक इम्पोर्टेंट टेस्टिंग पॉइंट होता है, जो एक सबसे इम्पोर्टेंट क्यूसी होता है, बहुत लोग बिलीव करते हैं कि क्यूसी सिर्फ एक सर्टेन सैंपल पे होना चाहिए, कि ठीक है अगर आपकी कुछ 10,000 चार्जेस का है, 10,000 यूनिट्स का ऑर्डर है, तो ठीक है हम 10% सैंपल पे चला लेते हैं, हजार हजार यानी तो मैक्सिमम 2,000 उस पे चला लेंगे क्यूसी का, जो रिगरस क्यूसी होती है। और ठीक है इसके बाद हम लोग पास कर देंगे पूरा का पूरा प्रोडक्ट, कि ठीक है हमारी तरफ से क्यूसी सर्टिफाइड है। बट क्यूसी क्या एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सैम्पलिंग काम करती है, बट अगर आप एक टूवर्ड्स जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट चाहते हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग में, तो जो क्यूसी होती है वो सबके सब प्रोडक्ट्स की होनी चाहिए। सो यहीं पे हम लोग अपनी तरफ से जो क्यूसी करते हैं, वी डू इट ऑन द एंटायर लॉट, चाहे में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है उसमें, बट हम लोग क्यूसी पूरे के पूरे लॉट की करते हैं, जो हमारे लिए चीज़ बहुत आसान हो जाती है आगे किसी को भी देना, कि वो ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कि नहीं इन्होंने तो पूरे लॉट पे क्यूसी करी है। तो ब्रांड को भी आगे अपनी तरफ से टेस्टिंग कम करनी पड़ती है अगर उनका कोई टेस्टिंग प्रोसेस होता है तो क्यूसी का जो फाइनल स्टेज होता है वो होता है एजिंग। अब एक मशीन होती है दैट इज नोन एज द एजिंग मशीन। अब एजिंग मशीन का काम होता है कि वो प्रोडक्ट की एक एक्सट्रीम कंडीशन पे ले जाके चेक करती है उसको। जैसे अब इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, इसमें मैक्सिमम हीट जनरेट होती है, तो अब उस वो कितनी हीट झेल सकता है वो प्रोडक्ट, क्योंकि बहुत बार लोग रात रात भर फोन चार्ज करते हैं, तो आपने देखा होगा बहुत बार जो कुछ अच्छी क्वालिटी के चार्जर्स नहीं होते हैं वो ब्लास्ट हो जाते हैं मेटल पे, उनके जो मेटल प्लास्टिक की जो बॉडी है वो पिघल जाती है हीट से। तो यही एजिंग में होता है, हम लोग ओवरनाइट चार्जर को एक में कनेक्ट करके छोड़ देते हैं ऑन अ पॉइंट, इसमें से उसमें अलग अलग टाइप की वोल्टेजेस और करंट्स पास होते हैं, जो उसके डिजायर्ड आउट जो उसको थोड़ा डिजायर्ड आउटपुट को ऊपर नीचे कर सकते हैं, जस्ट टू चेक कि हमारे बल्क प्रोडक्शन में भी हमारे क्वालिटी की प्रोडक्ट क्या है, जो हमारे डिजायर्ड पैरामीटर्स हैं हमारे ओईएम क्लाइंट के, उस पर वो क्लियर कर रहा है नहीं कर रहा है, और अगर कुछ चेंजेस करने हैं जो रिक्वायर्ड हैं वो हम कर सकते हैं नहीं कर सकते। क्योंकि बहुत लोग क्लेम तो कर देते हैं कि हमारा प्रोडक्ट क्यूसी पास है या हमने इसकी ढंग से एजिंग करी है, बट इन क्वालिटी चेक पॉइंट्स पे बहुत कम मैन्युफैक्चरर्स ही ध्यान देते हैं, क्योंकि सबको लगता है कि ठीक है सैम्पलिंग तो हमने पहले ही कर ली है, पूरे पे तो हम क्या ही टेस्ट करें, टाइम अगला ऑर्डर लेते हैं और काम करते हैं। बट यहीं पे एक अच्छे मैन्युफैक्चरर और एक सब पार मैन्युफैक्चरर में डिफरेंस आता है, कि वो कैसे अपनी क्यूसी करता है प्रोडक्ट की ढंग से। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, ब्लास्ट हो गया तो किसी को चोट भी लग सकती है इन कई केसेस, तो एक क्यूसी पॉइंट पे आना बहुत जरूरी है, बोथ इन क्वालिटी पर्सपेक्टिव और मॉरल एंड ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव एज वेल, कि हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी समझ पाए कि हम उसने कितने एक्सट्रीम तक लेके जा सकते हैं। फिर उसके बाद जब आपने प्रोडक्ट प्रोक्योरमेंट कर ली, आपने एसएमटी कर ली, आपने प्रोडक्शन कर लिया, आपने हर टाइप के उसको चेक पॉइंट के साथ इसको चेक कर लिया, इसकी एजिंग ठीक से कर ली, फिर उस पे आता है फाइनल टेस्टिंग और इंस्पेक्शन। तो आपने प्रोडक्ट बना लिया, अब इतने प्रोसेसेस में कई बार वो प्रोडक्ट गंदा हो जाता है बाहर से विजुअली, जैसे ये तो मेरे हाथ में तो एक ब्लैक चार्जर है तो इस पे इतना नहीं दिख रहा है, बट वाइट चार्जर पे डस्ट काफ़ी होती है। तो इस स्टेज में हम लोग उसकी फाइनल टेस्टिंग करते हैं और विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं कि वो देखने में कितना अपीलिंग है,
क्योंकि एंड ऑफ द डे अगर आपको कोई भी अपना सामान बेचना है तो इट्स अबाउट जो दिखता है वो बिकता है। तो उसकी ठीक से साफ किया जाता है, उसको पॉलिश किया जाता है कि वो विजुअली देखने में आंखों को भाए, वो प्रोडक्ट अच्छा लगे देखने में, कि कैसा दिख रहा है। फिर उसके बाद उसकी अलग अलग तरीके से पैकेजिंग की जाती है। एक मिल्की पाउच के अंदर डाला जाता है उसको। फिर एक पेपर का, प्लास्टिक तो खैर अब वन टाइम प्लास्टिक तो कोई भी यूज करना चाह नहीं रहा, इट इज ऑल्सो बैंड। तो उसके बाद इसकी पेपर की इसमें ब्लिस्टर होता है जिसमें इसको रखा जाता है। फिर एक बाहर का डब्बा डिजाइन किया जाता है। इसमें एक प्रोसेस मैं बीच में समझाना रह गया, दैट इज अबाउट आपकी ब्रांडिंग कैसे होती है। जैसे अब एक मशीन होती है दैट इज नोन एज लेजर प्रिंटिंग मशीन। लोग प्रिंटिंग भी करते हैं, बट पैड प्रिंटिंग वगैरह इस पर सक्सेसफुल नहीं रहती है क्योंकि वो विदाउट हो जाती है, वो धुल जाती है। बट हम लोग लेजर कटिंग से करते हैं। तो लेजर कटिंग मशीन में आप इसको नीचे प्लेस करते हैं, उससे आप इस पे इंग्रेविंग होती है। जैसे आपका कोई भी ब्रांड है, जैसे आपका ब्रांड एबीसी ब्रांड या कोई भी ब्रांड है, जैसे कोई बोट ही ले लीजिए आप फॉर एग्जाम्पल। तो उसके भी आप देखेंगे कैसे यहाँ पे इंग्रेविंग होती है। जैसे कि एक मोटरोला का चार्जर है तो आप देख पाएंगे यहाँ पे इसमें ये इंग्रेविंग है। दिस इज ऑल लेजर प्रिंटिंग। लेजर प्रिंटिंग की क्वालिटी ये होती है कि अगर आप जैसे ये टूट भी गया तो ये तब भी ये नहीं मिटता। सर बीच से टूट गया तो ये अलग हो जाता है, बट ये डिजाइन हट, ये लोगो हटता नहीं है। फिर पैकेजिंग और शिपिंग पे जाते हैं। फिर एक आपने एक बॉक्स में इसको कर लिया, फिर आप छोटे छोटे कार्टन होते हैं। फिर एक बड़ा कार्टन होता है कि आप कैसे अगर अपने आप प्रोडक्ट को भी शिप कर रहे हैं तो किस तरीके से कर रहे हैं कि आपकी कॉस्ट मिनिमाइज हो और आप बेटर आउटपुट दे पाए। बेसिक प्रोसेस यही था। प्रोसेस में और भी बहुत सारी छोटी छोटी बारीकियां हैं, बट वो बारीकियां इस टाइम पे समझाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे डीसी ऑल्टरनेट करंट के बारे में और भी बातें हैं। तो अब आगे जाना चाहेंगे। हमने ये तो समझ लिया कि एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, चार्जर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम कैसे होता है, वहाँ प्रोडक्ट बनता कैसे है। बट अब इसको स्टार्ट कैसे किया जाए, क्योंकि घूम फिर के बात यही रहती है ना कि अच्छा ये तो समझ में आ गया कैसे बनेगा क्या बनेगा, बट इसको स्टार्ट कहाँ से किया जाए। तो मिनिमम जो आपको एरिया चाहिए दैट इज 200 स्क्वायर फीट। हम लोग रेकमेंड करते हैं 1000 स्क्वायर फीट, ताकि आप ढंग से सारे प्रोसेस डिफाइन कर पाएं एक अच्छे एरिया में। बट मैं समझ रहा हूँ एक सब लोग एक छोटे रिस्क से, एक छोटी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो उस हिसाब से एक मिनिमम एरिया 200 स्क्वायर फीट पे भी आप थोड़ा बहुत प्रोसेसेस में चेंजेस करके आप उसको सस्टेन कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन आपको रजिस्टर करना है कंपनी को। वो आपको ये देखना है कि आप कितने लोग साथ जुड़ के काम कर सकते हैं। आप एक स्कूल प्रोप्राइटरशिप बना सकते हैं, आप एक प्राइवेट लिमिटेड बना सकते हैं अगर आप दो या दो से ज़्यादा लोग हैं, या फिर आप आजकल लोग लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में जाते हैं, आप वो भी जा सकते हैं एज पर योर नीड्स। होती हैं सब में अलग अलग, दैट इज टॉपिक फॉर अनदर डे। देन आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिए। अब कोई भी काम करते हैं तो हमें गवर्नमेंट ड्यू रिस्पेक्ट के साथ उसके अकॉर्डिंगली काम करना चाहिए। तो आप एक प्रोडक्ट बना के बेच रहे हो तो आपके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए। उसके जो भी ड्यू जीएसटी जानी बहुत जरूरी है, नहीं तो काम शुरू होने से पहले ही जीएसटी वाले आते हैं। देन बैंक होना चाहिए ऑब्वियसली। बैंक अकाउंट के बिना नो ब्रांड ब्रांड वांट्स टू पेमेंट के तरीके हैं। सो जो रखा है उसकी स्टैंडर्ड डिफाइंड है कि इस स्टैंडर्ड से नीचे तो प्रोडक्ट होना ही चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। तो स्टैंडर्ड आपके पास रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए बीआईएस की, जिसमें वो अपनी के प्रोडक्ट एनी ब्रांड
कोई भी बड़ा ब्रांड है वो आपसे अगर कोई भी जुड़ता है एज आप उनके ओईएम बनते हैं, सो वो आप सबसे पहले आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे ही मांगेंगे। देन ट्रेडमार्क एंड ब्रांड रजिस्ट्रेशन। आप किसी भी ट्रेडमार्क में या किसी भी ब्रांड, आप आपका भी कोई भी ब्रांड है, रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है। एट अ स्मॉलर स्केल लोग कई बार इस चीज को नहीं देखते हैं कि ठीक है हम ट्रेडमार्क या ब्रांड रजिस्टर क्यों करें, क्यों हम अपनी फालतू की कॉस्ट बढ़ाएं, कि किसी भी स्टार्टिंग के स्केल पर सबको यही लगता है कि अपनी कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज किया जाए। तो वो तो लीगल खर्चों में पैसे काटते हैं कि यहाँ पैसे कैसे बचा लें। बट विद टाइम हमें ये चीज समझने की जरूरत है कि जब एक ब्रांड बड़ा होता है तो बहुत सारे लोग उसी ब्रांड से काम करना शुरू कर देते हैं जस्ट टू एंजॉय उस जो उस ब्रांड ने जो इतने साल में जो चीज बिल्ड करी है, उस गुडविल को, उस मार्केट रेपुटेशन को एंजॉय करने के लिए एक सिमिलर नाम से ब्रांड बना लेते हैं। जैसे मैं इसमें एग्जांपल दूंगा, अब में से काफी लोग आगरा गए होंगे। आगरा में पंछी पेठा मिलता है, बट कभी रजिस्ट्रेशन करी नहीं उन्होंने, तो अब पता नहीं। मैं तो जब भी आगरा गया हूँ मुझे कम से कम 20 पंछी पेठा की दुकानें दिखती हैं, अब किसी को नहीं पता उसमें से ऑथेंटिक क्या है, ऑथेंटिक नहीं है। सो ये सारी चीजें ट्रेडमार्क और ब्रांड रजिस्ट्रेशन से रुक सकती हैं। जैसे आपका एक ब्रांड बड़ा बन गया है, और उसको रजिस्टर करिए प्रॉपर कि कोई वो ब्रांड को कॉपी ना कर पाए। कॉपी करे तो उन पे आप उनको लीगली कोर्ट लेके जा सकते हैं कि इस पे ये मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इस पे मेरा राइट है, कोई और ये नाम को नहीं यूज कर सकता। ये बेसिक एक कंप्लायंसी रिक्वायरमेंट है जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखी है कि ट्रेडमार्क और ब्रांड रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अदरवाइज वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है इन द फ्यूचर। फिर इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में। अब मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करा है। एक जो थोड़े कम आउटपुट पे काम करना चाहते हैं, जैसे 1000 पीस का आउटपुट है आपका दिन का, तो उस हिसाब से आपको एक एजिंग मशीन तो चाहिए ही चाहिए। ये आप एक बहुत मेजर क्यूसी पॉइंट है, जैसे मैंने डिस्कस किया था पीछे। एजिंग मशीन आपको चाहिए चाहिए। कंप्रेसर जो होता है वो अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग मशीन के साथ ही होता है, उसका पार्ट ही होता है। उसमें आप जो प्रेशर जनरेट होता है वो कंप्रेसर से ही जनरेट होता है वेल्डिंग मशीन के अंदर। तो आपको एक कंप्रेसर चाहिए, एक आपको अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग मशीन चाहिए। देन आपको असेंबलिंग टेबल्स चाहिए। जैसे असेंबलिंग टेबल हो गई, जैसे बहुत मतलब भारी लोहे की टेबल होती हैं, वो इंडस्ट्रियल टेबल्स होती हैं। मैं आपको आगे पिक्चर्स भी दिखाऊंगा। असेंबलिंग टेबल चाहिए आपको। फिर डीसी पावर सप्लाई चाहिए, चार्जर डीसी पावर सप्लाई चाहिए आपको। लोड टेस्टर के लिए चाहिए होती है, पीछे की सप्लाई होती है ये। फिर आपको डीसी लोड टेस्टर चाहिए, जो मैंने आपसे पहला एक क्यूसी पॉइंट डिस्कस किया था कि हम लोग अलग अलग टाइप के करंट पास करके देखते हैं चार्जर और एक पीसीबी से कि वो उस हिसाब से डिजायर्ड आउटपुट दे रहा नहीं दे रहा। तो वो डिजायर्ड आउटपुट चेक करने के लिए हम डीसी लोड टेस्टर यूज करते हैं। फिर जो मैंने आपको लेजर प्रिंटिंग मशीन का बताया था कि आपको जो प्रिंटिंग करने के काम आती है, जैसे मैंने आपको ये लोगो दिखाया था कि इस पे कैसे प्रिंटिंग होती है, तो उसके लिए आपको एक लेजर प्रिंटिंग मशीन चाहिए। फिर आपको मैन पावर चाहिए, स्किल्ड सेमी स्किल्ड दोनों चाहिए होंगे आपको। और 1000 पीस आउटपुट आपको अराउंड 10 लोगों की मैन पावर चाहिए होगी। And थोड़ा सा रिकरिंग कॉस्ट, रेंट, हम लोग रियलाइज नहीं करते हैं, बट एक रेंट एक बहुत मेजर कॉन्स्टिट्यूंट हो जाता है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के। अगर आपके पास खुद की जगह नहीं है तो, क्योंकि वो एक रिकरिंग कॉस्ट है। फिर इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत मेजर कॉस्ट है आपको। अराउंड 5 से 7 केवीए के आसपास की इलेक्ट्रिसिटी का चाहिए होगा। जस्ट अ सेकेंड। तो आपको उस हिसाब से, अगर आपको एक डिजायर्ड बड़ा आउटपुट चाहिए कि आपको 10,000 पीसेज डे का आउटपुट चाहिए, तो ऑलमोस्ट सब सेम रहता है। बट जो असेंबली टेबल है उसकी जगह एक असेंबली लाइन बेटर रहती है कि प्रॉपर आपके कन्वेयर चल रही है, उसके ऊपर आपके जो भी एक साइड से आप अपने सारे सारे प्रोडक्ट्स, सारे सारे कंपोनेंट्स रखेंगे, आप लोगों की प्लेसमेंट करेंगे, उस हिसाब से अपने एक प्रोसेसेस को डिफाइन करेंगे।
तो उससे आपका आउटपुट बढ़ जाता है। फिर अगर आपको आउटपुट बढ़ाना है तो आपको मैन पावर भी उस हिसाब से चाहिए होगी, एंड उसी के सब्सिक्वेंट में एजिंग मशीन इन सब की क्वांटिटी बढ़ जाती है। सो अगर 1000 पीसेज डे की बात करें तो अराउंड 10 to 12 lakhs की मशीनरी की इन्वेस्टमेंट है इस प्रोडक्ट में। एंड मशीनरी भी विद टाइम आपको कुछ चीज़ों पे अपग्रेड करनी पड़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में मशीनरी की लाइफ, आप उसको रेगुलरली यूज करेंगे, उसकी मेंटेनेंस है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई कोई, जिससे आपकी इक्विपमेंट चेंज करने से आपकी प्रोडक्शन 50 टाइम्स या 50% या 60% बढ़ सकती है। तो वो एक अलग रिकरिंग कॉस्ट है, आपको R&D में भी काफी इन्वेस्ट करना पड़ता है बहुत बार। बट एक अगर मैं एक बेसिक आउटले दूं जिससे आप शुरू कर सकते हैं बहुत कंफर्टेबली, तो एक 1000 पीसेज आउटपुट के लिए 10 to 12 lakhs चाहिए। और अगर आप एक बड़ा सेटअप लगाना चाहते हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं अभी से कि नहीं मैं कर लूंगा मैनेज, तो आप बड़े सेटअप के लिए जा सकते हैं। जो इतनी मशीनरी जो होती है वो मोस्टली अब लोकली भी मिलती है और इंपोर्ट भी करते हैं। सो वी कैन ऐसी लगती है, एजिंग मशीन हो, असेंबलिंग टेबल हो गई, ये काफी भारी लोहे की टेबल होती हैं, ये देखने में ऐसी लगती है, इनमें लाइट भी लगी होती है कि पूरा प्रोसेस स्मूथली चल पाए उसके ऊपर। फिर अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग मशीन हो गई, जिससे मैंने बताया था आपको, ये मेटल के जो कनेक्टर्स होते हैं उसको लॉक किया जाता है इसके अंदर अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग से। फिर लेजर प्रिंटिंग हो गई, जो लोगो एनग्रेविंग के और एम्ब्रॉसिंग के काम आता है। देन दिस इज दी DC लोड टेस्टर, जो आप डिजायर्ड आउटपुट आ रहा है नहीं आ रहा, वो डिजायर्ड आउटपुट दे रहा नहीं दे रहा है, एक चार्जर वो चेक करने के लिए। यार असेंबली लाइन, ये मेरी यहाँ की एक असेंबली लाइन है जैसे आप देख पा रहे हैं, लोगों को उस हिसाब से एक प्रोसेस में एक तरीके से बिठाया जाता है कि ये बंदा ये डिजायर्ड काम कर रहा है। इसको फेजेस में डिफाइन किया जाता है। जैसे आप अगर एक बात करूँ, एक असेंबली लाइन है, तो प्रोडक्ट्स हैं वो रखे जाते हैं, फिर कन्वेयर बेल्ट के थ्रू जाता जाता है, अपने अपने प्रोसेसेस, अपने अपने जो डिजायर, जो अपने अपने जो काम रखे डिफाइंड में बंदा एक ही स्पेसिफिक काम कर रहा होता है, फ्रॉम सोल्डरिंग टू वेल्डिंग। थोड़ा टाइम बाउंड। अब हम लोगों ने ये समझ लिया प्रोडक्ट बन प्रोडक्ट को लगाने के लिए इन्वेस्टमेंट क्या चाहिए। बट अगर हम लोग यही नहीं समझ पाएंगे कि प्रोडक्ट को मार्केट कैसे करना, प्रोडक्ट बिकेगा कैसे मार्केट में, इसी प्रोसेस का कोई पॉइंट नहीं रह जाता। तो सबसे पहली बात, अगर आप किसी भी ब्रांड के लिए बना रहे हैं, तो आप एक ये समझिए, हर एक बड़े ब्रांड की एक बहुत डिफरेंट फिलोसफी होती है अपने प्रोडक्ट को लेके। तो आप उस ब्रांड की जितनी नीड को समझ पाएंगे, उतना आपको अच्छा बिजनेस आ पाएगा। जैसे कोई भी बड़ा ब्रांड है, वो एक स्पेसिफिक क्रेडिट क्रेडिट टर्म पे चलता है। अगर कोई भी वेंडर है तो हम उसको स्टार्टिंग में इतने % पेमेंट ही देंगे। बट अगर वो चीज़ आपको सूटेबल ही नहीं है, तो आप एक बार कर लेंगे, दो बार कर लेंगे, अगर आपको वो 2-2 महीने बाद पेमेंट करेंगे, तो फॉर एनी स्मॉल बिजनेस वो एक पूरी की पूरी साइकिल चलती है ना, वो साइकिल खराब हो जाएगी वर्किंग कैपिटल की। फिर एक जो सबसे बड़ा, बहुत सारे ब्रांड्स एक चीज फेस करते हैं कि आप एक B2C में या एक B2B डोमेन किस तरीके से जाना चाहते हैं। बहुत लोग मैन्युफैक्चरिंग में आके भी, उनका मेन सेंट्रिक B2B की जगह B2C होता है कि नहीं, हमें तो अपना ही एक ब्रांड बना के डायरेक्टली कस्टमर को देना है। सो हम लोग उसमें वी कैन असिस्ट यू, आप हमसे बनवा सकते हैं फॉर स्टार्टिंग, अगर आपको अपने ही ब्रांड में बनवाना है तो। फिर एक जो एक मेन चैनल रहते हैं जिससे आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट कर सकते हैं, वो ऑफलाइन चैनल हो गया, जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क होता है, कि आपने एक डिस्ट्रीब्यूटर को अपना प्रोडक्ट किया, उसको अपना प्रोडक्ट समझाया, उसने अपने नेटवर्क में उसको स्टॉक किया,
तो आगे उसने रिटेलर को दिया। कल जो एक बहुत प्रोमिनेंट तरीका है इन ऑर्डर टू मार्केट योर प्रोडक्ट थ्रू मैं अभी मैं ऑफलाइन चैनल की ही बात कर रहा हूँ, जैसे क्रोमा हो गया, संगीता हो गया, ये बहुत ह्यूज इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स हैं जिसमें आप अपने प्रोडक्ट प्लेसमेंट कर सकते हैं। आप ब्रांड्स के पास, ब्रांड्स के जाके अप्रोच कर सकते हैं कि हम ऐसे ऐसे ये प्रोडक्ट बनाते हैं एंड हम चाहते हैं आप हमारे प्रोडक्ट्स को रखें। सो इससे आपको एक बहुत मतलब कैसे कहते हैं, शेल्फ लाइफ मिलती है प्रोडक्ट को, क्योंकि इन स्टोर्स में जो लोग विजिट करते हैं वो बहुत अच्छे नंबर में होते हैं, तो आपका ब्रांड दिखता है। देन आजकल जो एक बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट तरीका है दैट इज थ्रू दी ऑनलाइन चैनल। अब एवरीबडी नोज amazon, फ्लिपकार्ट कितने बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं। मतलब ये अपने आप में एक अलग मार्केट है, एक अलग बिजनेस है करने के लिए। तो आप अपने प्रोडक्ट्स इन पे बेच सकते हैं, amazon फ्लिपकार्ट पे। इंडिया मार्ट के थ्रू आप बल्क इंक्वायरीज ला सकते हैं, जियो मार्ट पे कर सकते हैं, इंस्टा मार्ट पे कर सकते हैं, ब्लिंकिट कर सकते हैं, नायका तक पे अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग कर सकते हैं आप। तो आप सो ऑनलाइन चैनल भी एक बहुत ज़्यादा अच्छा तरीका है इन ऑर्डर टू मार्केट योर प्रोडक्ट, क्योंकि ऑफलाइन चैनल भी हमने देख लिया एक पॉइंट पे, जब पैंडमिक ने बहुत चीज़ों को चेंज कर दिया, आप सब जानते हैं। तो ऑफलाइन चैनल भी एक बार वो काफ़ी हिट हो गया था पैंडमिक के टाइम पे, बट जो ऑनलाइन चैनल था उसने बहुत अच्छा पिकअप कर लिया। बहुत बहुत लोगों के एक एक प्रोडक्ट ही जब amazon या फ्लिपकार्ट पे हिट हिट हो जाते हैं, मैं खुद पर्सनली बहुत लोगों को जानता हूँ। सो आप देखेंगे, आप एक B2C डोमेन में थ्रू amazon फ्लिपकार्ट ऑपरेट कर सकते हैं एंड 1000 2000 ऑर्डर्स इजीली आ जाते हैं यहाँ लोगों को दिन के। फिर अब इसके बाद बात करेंगे अपने ब्रांड को कैसे लॉन्च करें मार्केट। अब ब्रांड एक बहुत सेंसिटिव चीज है और सबकी बहुत अलग अलग डिजाइन और ब्रांडिंग फिलोसफी होती है। कैसे आप अपने ब्रांड को देखते हैं। बेसिक प्रोसेस तो हो गया, आपने एक ब्रांड रजिस्टर कर लिया, बट कैसे उस ब्रांड के साथ आप लोगों को रिलेट कर पाएंगे कि लोग, क्योंकि इंडियन मार्केट एक बहुत ही प्राइस सेंसिटिव और एक बहुत सेंटीमेंट ड्रिवन मार्केट है। जब तक लोग उस ब्रांड से रिलेट नहीं करते हैं, लोग नहीं खरीदते हैं। आप क्वालिटी ले आएंगे, आप अपने प्रोसेसेस को एफिशिएंट कर लेंगे, आप हर चीज कर लेंगे, बट अनलेस एंड अनटिल अगर अगर आप अपने ब्रांड को समझा नहीं पाएंगे, अपने ब्रांड को कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे अपनी टारगेट ऑडियंस को, तो वो फायदा नहीं है उस प्रोसेस का। तो ब्रांडिंग अपने आप में एक अलग काम है। जैसे यहाँ पे मैं दोबारा बोट का एग्जांपल लूंगा। आज से 7 साल पहले किसी ने ज्यादा सोचा नहीं था इस चीज पे कि एक बोट जैसा एक ब्रांड आएगा और वो इतना बड़ा मार्केट लीडर बन जाएगा। उन्होंने बेसिकली अपनी ब्रांडिंग इतनी ज्यादा स्ट्रांग रखी कि उन्होंने उसको एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट बना दिया। अब अब जैसे जब हम बोट की बात करते हैं, हम लोग एक उन्होंने एक गैप ढूंढा ब्रांड्स में भी। जैसे पहले चाइनीज वो आते थे हेडफोन्स ईयरफोन्स जो 1000 2000 के रेंज में आते थे। फिर बहुत हाई एंड प्रोडक्ट्स आते थे बिटवीन 7000 to 10,000, जो JBL सोनी के हाई एंड ऑडियो इक्विपमेंट होता था। बोट ने उस गैप को डिफाइन करा और ढूंढा, जो 2 से 4000 के बीच की लाइन थी वहां पे तो कि प्रोडक्ट केटर ही नहीं करता था। तो वहां बोट ने अपनी ब्रांड प्लेसमेंट करी, अपनी प्राइसिंग प्लेसमेंट करी और एक यूथ रिलेटेड ब्रांड बनाया कि बोट का जो मेजर जो स्टेक है, जो मेजर जो यूजर्स हैं बोट के, वो एक्चुअली 18 to 30 के बीच के ही लोग हैं। तो हमें उस हिसाब से हम कोई भी ब्रांड बनाते हैं तो हमें वो इंडस्ट्री समझनी चाहिए, हमें उसकी टारगेट ऑडियंस समझनी चाहिए कि क्या हमारी ऑडियंस चाह रही है उस प्रोडक्ट से, उस ब्रांड से। इसमें लोगो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कैसा लोगो डिजाइन कर रहे हैं, कैसा आपका ब्रांड का कलर है, क्या और भी कैसे आपने उसको डिजाइनिंग कर रखी है। फिर क्या आपका क्या आपका ब्रांड एक कुछ यूनिक वैल्यू दे रहा है जो बाकी ब्रांड्स नहीं दे रहे हैं। ये एक बहुत मेजर डिफरेंशिएटर हो जाता है कि ब्रांड अलग अलग तरीके से आप क्या ब्रांड आपको दे रहा है प्रोडक्ट, इसमें क्या डिफरेंशिएशन है।
क्या वो क्वालिटी दे रहा है। अब जैसे जो आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, वो समवॉट आपकी ब्रांड की पर्सनालिटी है, वो आपकी पर्सनालिटी है। सो आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, जैसे आप सपोजिटली आप एक बहुत नीश कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, जैसे आप हाई एंड हेडफोन्स में डील कर रहे हैं सपोजिटली, या हाई एंड चार्जर्स में डील कर रहे हैं, तो अगर आप एकदम से एक लो वैल्यू प्रोडक्ट ले आएंगे, या अगर आप एक लो एंड प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं एकदम से एक हाई वैल्यू प्रोडक्ट ले आएंगे, तो शायद एकदम से वो मार्केट उसको नहीं एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि वो आपकी एक ब्रांड पर्सनालिटी बन चुकी है कि आप एक लो एंड या एक हायर एंड प्रोडक्ट में ही डील करते हैं। फिर जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, यू जैसे हम लोग भी बड़े होते हैं, वी ग्रो इवेंचुअली मेंटली इमोशनली। सो ब्रांड जैसे जैसे पुराना होता जाता है, इट हैज टू इवॉल्व। अब एवोल्यूशन से एवोल्यूशन कैन कम अ लॉट अबाउट प्रोडक्ट मेच्योरिटी, कि कैसे आप अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, करते हैं, या फिर इट कैन ऑल्सो गो अबाउट कि क्या आप R&D पे स्पेंड करते हैं। ब्रांड एवोल्यूशन happens a lot on R&D, कि आप रिसर्च डेवलपमेंट पे कि आपके प्रोडक्ट बना रहे हैं। देखिए, जब भी कोई brand शुरू होता है तो वो मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करता है समझ के, और जब कोई ब्रांड बड़ा होता है और वो उस हिसाब से ट्रेंड बनाने सकता है, तो वो एक मार्केट को इवॉल्व करता है। जैसे आप सैमसंग का देखें, तो हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि फोल्डेबल या जो फ्लिप वाले फोन आते हैं वो टच स्क्रीन में एक रियलिटी हो सकते होते हैं। बट जैसे जैसे ब्रांड्स बड़े होते जाते हैं, वो एक ट्रेंड बनाते हैं, वो एक ट्रेंड सेट करते हैं, एक नई मार्केट बनाते हैं। सो एक बेसिक एक स्ट्रक्चर में अगर आपको अपनी ब्रांडिंग स्ट्रांग रखनी है, तो आपको इन की पॉइंट्स का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आप रिलेटेबिलिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आपके ब्रांड से लोग कितना रिलेट कर पा रहे हैं। इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं मार्केटिंग की, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट को लोगों को समझा सकते हैं। देन इसमें गूगल एड्स आते हैं, वो एक अलग डोमेन है। बट एक बेसिक जो ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी और जो ब्रांड समझने वाली बात होती है, वो इस तरीके से होती है। देन कोई भी अगर यूनिट स्टार्ट होती है, तो बहुत सारे इश्यूज फेस करते हैं। थोड़े से इश्यूज जो हम लोगों ने देखे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूंगा मैं। सबसे पहले तो एक चीज होती है क्वालिटी। अब आप किसी भी टाइप के बिजनेस में आ रहे हैं, तो आप इनिशियली आपको क्वालिटी समझनी पड़ेगी वहाँ की, और वो क्वालिटी समझ के इम्प्लीमेंट करना एक बहुत टफ टास्क है, क्योंकि अगर आप किसी के पास भी जाएंगे, किसी कंपेटिटर के पास भी, वो आपको बताएगा नहीं ऑब्वियसली। तो आपको मार्केट में रिसर्च करनी होगी, अलग अलग जगह के प्रोडक्ट्स यूज करने होंगे, समझना होगा कि मार्केट किस तरीके से ऑपरेट होती है, किस तरीके से फंक्शन होती है, क्या डिजायर्ड क्वालिटी है मुझे जो मेंटेन करनी है। एंड सेकंड चीज, MOQ की बहुत बार अब कोई भी प्रोडक्शन फैसिलिटी है, उसको मिनिमम एक दिन के इतनी यूनिट चाहिए ही चाहिए टू ऑपरेट एफिशिएंटली, या फिर ताकि उसके सारे के सारे फिक्स्ड और वेरिएबल खर्चे निकल जाएं। एक फैक्ट्री सेटअप करने में या यूनिट सेटअप करने में अपने खर्चों को रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं, जैसे मशीनरी मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी, जो लेबर का खर्चा है, उसको समझना बहुत जरूरी है, और अपनी उस हिसाब से कॉस्टिंग डेवलप करना बहुत जरूरी है, कि एंड ऑफ द डे आप एक मिनिमम उस पर चलें कि अच्छा ठीक है, मेरे इतने एक्सपेंसेस तो निकल ही रहे हैं दिन के, कि आपकी एक वो पोजीशन ना आए कि आपको फंक्शनिंग में दिक्कत होनी शुरू हो जाए। फिर दूसरी बात होती है सोर्सिंग की। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में सोर्सिंग का एक बहुत मेजर इशू रहता है, क्योंकि आप कहाँ कहाँ से क्या क्या सोर्स करेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी और बहुत वाइडली स्प्रेड मार्केट है। जैसे मैं मोबाइल के जो चार्जर की जो केसिंग्स ही होती हैं, आप मानेंगे नहीं, केसिंग केसिंग के ही मेरे पास खुद के अपना 215 डिजाइन हैं। तो उसकी सोर्सिंग करना, वो समझना, उस हिसाब से उसके वेंडर्स सेट करना अपने डिजायर्ड क्वांटिटी पे, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज हो जाती है किसी भी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में। फिर एक बहुत डायनेमिक इंडस्ट्री है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। यहाँ रोज ही कुछ ना कुछ नया आ रहा होता है, कोई भी रोज कोई ना कोई नई टेक आ रही होती है। आप खुद ही जानते हैं, रोज 10 मॉडल तो फोन के आ रहे होते हैं, उसमें 10 अलग फीचर होते हैं।
अब लोगों को हर रोज नई नई चीजें चाहिए, पुरानी चीज की वैल्यू डे बाय डे कम होती जाती है। यहाँ तो कुछ ज्यादा ही जल्दी जल्दी स्पीड चीजें चेंज होती हैं इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में। प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल बहुत शॉर्ट होती है। आज कोई चार्जर का डिजाइन आया, कल वो पसंद ही नहीं आता, क्योंकि वो एक इतनी जल्दी जल्दी चीजें चेंज हो रही हैं यहाँ पे। फिर एक चीज इन्वेंट्री की। अब आप ये समवॉट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से ही रिलेटेड है, क्योंकि अब प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल छोटी है। आप अगर उसमें ज़्यादा भी इन्वेंट्री स्टॉक कर लेंगे तो भी प्रॉब्लमेटिक है वो चीज़ बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो चीज़ अगर आउट ऑफ मार्केट चली गई, आउट ऑफ ट्रेंड चली गई, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो इन्वेंट्री फंस जाएगी, आपकी कैपिटल फंस जाएगी उसके अंदर। फिर वारंटी एंड सपोर्ट ये तो एक बेसिक प्रिंसिपल है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का, कि अगर आप अपने प्रोडक्ट में वारंटी नहीं देंगे या एक आफ्टर सेल सपोर्ट या एक आफ्टर सेल एक्सपीरियंस नहीं देंगे कस्टमर को, तो कस्टमर वापस नहीं आएगा आपके पास। फिर एक कांस्टेंट प्राइस प्रेशर जो इस इंडस्ट्री में रहा है और हमेशा ही रहता है, कि आपको अपना हाई क्वालिटी प्रोडक्ट निकालना है एट अ वेरी वेरी कम्पिटिटिव प्राइस, क्योंकि 10 लोग बैठे हैं और वो बहुत प्राइस फ्लक्चुएशंस होती हैं। एक एक रुपए के पीछे पूरे पूरे ऑर्डर्स हिल जाते हैं। तो ये कॉन्स्टेंटली प्राइस प्रेशर रहता है, स्पेशली इन इंडियन मार्केट्स। यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राइस प्रेशर रहता है हर चीज़ को लेके। सो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा उद्यमी प्लेटफॉर्म को, सक्सेना सर को और आप सब व्यूअर्स को। आपने बहुत पेशेंटली मेरा पूरा प्रेजेंटेशन को समझा, सुना। एंड ये हमारा एड्रेस है, आप यहाँ से हमसे मतलब हमारी ईमेल आईडी वगैरह दे देंगे, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड वी कैन सी हम आगे कैसे कोलैबोरेट करके आप प्रोडक्ट प्रोक्योरमेंट में जिस तरीके से भी वी कैन हेल्प ऑन अ कंसल्टेंसी बेसिस, या हमसे प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं उस तरीके से भी कर सकते हैं। सो मैं थैंक यू कहना चाहूँगा सबको कि आपने अपना प्रेशियस संडे की दोपहर दी मेरे को। सो थैंक यू सो मच। कार्तिक जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल प्रेजेंटेशन के लिए। और मैं अब अपनी बैकएंड टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसके एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को समझने के लिए एक इंडस्ट्रियल वीडियो भी प्ले करें, जिससे कि हमारे पार्टिसिपेंट्स इसको समझ सकें कि एक्चुअली फ्लोर पे ये कैसे बनता है। दोस्तों, आज के समय में सभी काम डिजिटल रूप में किए जाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है मोबाइल फोन की। अब जाहिर सी बात है कि मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल होगा तो उसे चार्ज भी लोग ज्यादा करेंगे। इसलिए इन दिनों मोबाइल की डिमांड बढ़ने के साथ साथ मोबाइल चार्जर की भी डिमांड बहुत बढ़ी हुई है। इसलिए इस बिजनेस को शुरू करने का विकल्प आप चुन सकते हैं। मार्केट में मोबाइल चार्जर की काफी डिमांड है, वो इसीलिए क्योंकि आजकल सभी के पास स्मार्टफोन होते हैं और लोग इसका काफी अधिक उपयोग भी करते हैं। फिर चाहे वो शहर हो या गांव, सभी जगह इसकी डिमांड बहुत होती है। और इस बिजनेस की खास बात ये है कि यह बिजनेस कभी भी और किसी भी समय चल सकता है। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट में इसकी कितनी ज्यादा मांग है। इसे आप साल में किसी भी महीने में और कभी भी शुरू कर सकते हैं। तो चलिए उद्यमी के माध्यम से आपको इस बिजनेस से रिलेटेड सारी जरूरी जानकारी से रूबरू करवाते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं इसके प्रोसेस से। चार्जर बनाने के प्रोसेस के बारे में बात करें तो रॉ मटेरियल्स कलेक्ट करने के बाद पीसीबी की टेस्टिंग करके चार्जर कैबिनेट में इसकी फिक्सिंग की जाती है और फिर चार्जर पिंस को चार्जर कैबिनेट में प्रेस फिट किया जाता है। कुछ चार्जर पिंस को अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग की सहायता से चार्जर कैबिनेट में असेंबल किया जाता है। इसके बाद इन चार्जर्स की टेस्टिंग की जाती है, जैसे वोल्टेज एजिंग टेस्टिंग, जिसमें चार्जर को डिफरेंट वोल्टेज फ्लक्चुएशन पर टेस्ट किया जाता है। टेस्टिंग में सही पाए जाने वाले चार्जर्स पर लेजर प्रिंटिंग मशीन की सहायता से ब्रांड नेम, लोगो आदि प्रिंट करके पैक करके मार्केट में डिस्पैच कर दिया जाता है।
चलिए अब आपको बताते हैं मोबाइल चार्जर बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले रॉ मटेरियल्स के बारे में, जो कुछ इस प्रकार हैं: पीसीबी, चार्जर कैबिनेट, यूएसबी केबल्स, चार्जर पिंस और पैकेजिंग मटेरियल। और साथ ही जिन मशीन्स के साथ मोबाइल चार्जर की असेंबलिंग की जाएगी वो है अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग मशीन, चार्जर एजिंग टेस्टर, डीसी इलेक्ट्रॉनिक लोड टेस्टर, लेजर मार्किंग मशीन और टूल किट। साथ ही अगर बात करें बिजनेस को शुरू करने के लिए इलेक्ट्रिक लोड की, तो आपको इस बिजनेस के लिए लगभग 8 से 10 किलोवाट का इलेक्ट्रिक कनेक्शन लेना होगा और 800 से 1000 स्क्वायर फीट एरिया में इस शानदार व्यवसाय को शुरू किया जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं मैन पावर की। किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए और अच्छी तरह से चलाने के लिए मैन पावर बहुत जरूरी होती है और इस व्यवसाय को 18 से 20 लोगों की मदद से शुरू किया जा सकता है, जिसमें 4 से 5 स्किल्ड और 8 से 10 अनस्किल्ड लेबर के साथ साथ एक सुपरवाइजर, एक टेक्निकल असिस्टेंट और एक अकाउंटेंट शामिल है। प्रोडक्शन कैपेसिटी के अनुसार मैन पावर कम या ज्यादा भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिटेबिलिटी की, क्योंकि पैसा कमाने के लिए पैसा लगाना ही पड़ता है। तो मोबाइल चार्जर असेंबली बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको लगभग 15 से 18 लाख इन्वेस्टमेंट करनी होगी, जिसमें आप 18% से लेकर 20% तक का प्रॉफिट कमा सकते हैं।